SPV is a joint venture. Joint venture means it is a created for some special purpose. हो सकता है परमानेंट पर्पस के लिए क्रिएट हो जाए, जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ रेलवेज, तो वैसे भी हो सकता है। जितेंद्र जी, नहीं सर, मैंने नहीं पढ़ा। तो आप लोग ने जो जितने लोगों ने एनुअल रिटर्न फाइल किया था वो फिर कैसे किया है? कुछ तो फाइल हुए होंगे। हाँ, फाइल तो किए हैं हमने, वो तो डिफरेंस के साथ किए हैं। जैसे हम लोग ने डिस्कस किया वैसा कर लिया, ओके। ये एडवाइजरी इशू किसने किया है? जीएसटी पोर्टल ने इशू किया है क्या? ये प्रेस लीजिए, क्या है ये? सरफराज जी हैं, टीम जीएसटीएन। इसका सोर्स जब तक नहीं पता लगा क्या पता कहाँ आता है ये जितने भी एडवाइजरी इशू करते हैं ये कहाँ नजर आता है? न्यूज स्टैंडर्ड फैशन एकदम सामने दिखाई दे। इसका मतलब सोर्स मैंने लिटिगेशन ग्रुप में सोर्स भेज दिया। ने मिल गया सर। चलिए, तो ये एडवाइजरी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। जतन जैन सर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, देन वी कैन डिस्कस ऑन दिस। सुंदर राजन ने क्या भेजा? अच्छा, वही एडवाइजरी, ठीक है। तो हम लोग ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग की मिनट्स को कंप्लीट करते हैं। अच्छा, आईफोन कौन है? हु इज आईफोन? हेलो, ये आईफोन कौन है, प्लीज बताएं। सर आशीष सारस्वत सर, एडवोकेट आशीष सारस्वत। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। नाम सर आज लैपटॉप नहीं था सर, जो मोबाइल से किया था सर। कोई बात नहीं, एडवोकेट आशीष। सो लेट्स स्टार्ट 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स शेयर करता हूँ। अच्छा, मैंने एक बात बताई थी, जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स का एक फायदा और ये है कि आप यू कैन सी व्हाट डिसीजंस कैन बी टेकन इन फ्यूचर। मुझे एक बात बताइए, B2 इंटर स्टेट B2C सप्लाई अगर है तो उसको रिपोर्ट करना पड़ता है जीएसटीआर 1 में। एक होता है B2C लार्ज और एक होता है B2CS स्मॉल। B2C लार्ज में कौन सी सप्लाई रिपोर्ट करते हैं आप लोग जीएसटीआर 1 में? फिर 2.5 लाख से ऊपर होती है वो। ये 2.5 लाख ये इनवॉइस वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू है? इनवॉइस वैल्यू है सर, और शायद ये लिमिट रिवाइज हो गई है, 1 लाख हो गई है शायद। अब इसको लिमिट रिवाइज करके 1 लाख कर दिया। जी सर, जी सर। ई-वे बिल का जनरेशन कब मैंडेटरी है? 50 के ऊपर। 50,000 50,000 के ऊपर। अब ये लोग चाह रहे हैं कि ये जो B2CL है ये इसके साथ अलाइन हो जाए 50,000 के। तो ये आने वाले समय में 1 लाख किया है और फिर आने वाले, अभी जो 1 लाख किया, फिर आने वाले समय में इसको 50,000 करने वाले हैं। आइए पढ़ते हैं इसको। B2 से सप्लाई ओनली कंसोलिडेटेड डिटेल्स आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड इन टेबल 7 thereof. It has been represented by some tax administrations that this threshold of invoice value for declaration of invoice-wise details of intrastate supplies may be reduced from. ये इंटर क्यों लिखा हुआ है? इंटर होना चाहिए ना यहाँ पर? इंटर होना चाहिए सर, ये इंटर नहीं इंटर। एक मिनट में क्या करता हूँ, ओरिजिनल हमने तो गड़बड़ नहीं। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग इंटर ही है ना, ये गलती है। It has been represented by some tax administration that this threshold of invoice value for declaration of invoice-wise details of interstate supplies may be reduced from 2.5 lakh now to facilitate availability of more information to the tax administration for verification of correct reporting of B2C supplies by the suppliers, thus improving tax compliance as well as enable the consumption states to cross-verify the IGST settlement made to them. और रूल 46 सब रूल F है और E है, जहां पर 50,000 से ज्यादा वहां पर रिकॉर्ड करना। देखिए, आने वाले समय में इनवॉइसेस का जब ऑडिट होगा तो इनवॉइस में इस जो आपने B2CL में जो शो किया है 2.5 लाख से ऊपर, 1 लाख से ऊपर, वहां पर वो सारे इनवॉइस निकालेंगे और देखेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई आपने क्या लिखा हुआ है। दैट माइट कम। अब स्टेट्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु रिक्वेस्टेड टू रिड्यूस द सेट थ्रेशोल्ड टू ₹50,000 so that the same will be in alignment with other provisions like requirement to generate e-way bill. अब मैं आप लोग से एक बात जानना चाहता हूँ, ये कैसे इसको अलाइन करके और क्या करना चाहे भाई? मान लीजिए B2CL में इंटरस्टेट सप्लाई 50,000 से ज्यादा कर देते हैं और ई-वे बिल, अब वो कैसे मैच करेंगे? क्या इस यहाँ पर जैसे ही 50,000 से ज्यादा की रिपोर्टिंग आएगी वो ई-वे बिल भी मांगने लगेंगे क्या? अभी तो ये हो रहा है कि 2.5 लाख से ज्यादा की रिपोर्टिंग पे वो ई-वे बिल मांग सकते हैं, लेकिन 2.5 लाख से कम की रिपोर्टिंग में उनको पता ही नहीं है तो ई-वे बिल मांगेंगे कैसे? नहीं सर, ये अभी तो रिलेट करते ही नहीं है सर। अभी तो क्या करते हैं कि एज पर GST1 आपने इतना टैक्स दिया और ई-वे बिल इतने जनरेट किए हैं, तो डिफरेंस क्यों आ रहा है? हम लोग भी दिखाते हैं कि भी इसमें 50,000 नीचे वाले इतने थे, तो हम लोग सॉर्टिंग करते हैं उसका। अच्छा, एक बात और बताइए, ई इनवॉइस अभी कितने करोड़ रुपए से ऊपर पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल है? 5 करोड़। B2B ये 5 करोड़ से कम करेंगे या नहीं करेंगे बात की बात है, लेकिन अगर ये 5 करोड़ ही लिमिट रहती है
और ये B2B और B2C दोनों के लिए अप्लाई कर देते हैं, दोनों के लिए, B2B और B2C दोनों के लिए, तब मुझे एक बात बताइए, तब ये B2C, तब तो इनवॉइस वाइज डिटेल अपने आप जाने लगेगी, तब फिर ये B2CS और B2CL का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हेलो, अगर B2C को भी एप्लीकेबल हो जाए तो इनवॉइस वाइज डिटेल जाएगी, फिर B2CS और B2CL का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यस और नो? जी जी। अभी B2B में क्या करते हैं, ई इनवॉइस जनरेट हो गया, उसका सारा डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। जब B2C भी हो जाएगा तो ये B2CS B2CL में अपने आप बनने लगेगा ना, फिर तो यहाँ से भी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, आपका GSTR 1 पूरी तरह से बन जाएगा। ये क्या कहते हैं? चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, ये GST रजिस्ट्रेशन आजकल किस तरह से हो रहा है? गुजरात में तो बायोमेट्रिक बहुत पहले से है और बाकी स्टेट्स में भी ये लोग एप्लीकेबल कर रहे हैं, तो ये जो सारे बायोमेट्रिक नहीं है सर, गुजरात में भी सारे नहीं है। सारे नहीं है। तो आप जब GST रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या वो अपने सेंटर में बुलाते हैं क्या? उनको हाँ, उनको जब जरूरत होती है तो जाना पड़ता है। ओके, वरना नहीं जाना पड़ता। तो एक लाइन यही लिखी हुई है, द सेक्रेटरी क्लैरिफाइड दैट नॉट एवरीवन विल बी रिक्वायर्ड टू विजिट बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन स्टेशंस, only those identified as high risk based on risk parameters and data analysis will be required to undergo this process. किसी के पास इनसाइड इंफॉर्मेशन है क्या, ये जो रजिस्ट्रेशन में ऑफिसर के डैशबोर्ड में नजर आने लगता है कि ये हाई रिस्क है या लो रिस्क है, वो डैशबोर्ड काम कैसे करता है? एक अफसर ने मुझे दिखलाया तो था कि सर देखिए, कोई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है तो हमारे डैशबोर्ड में रेड ग्रीन ये सब नजर आने लगता है, तो हम रजिस्ट्रेशन देते ही नहीं उसको। एनीवन हैविंग एनी आइडिया? तो मैं पूछ लूंगा सर। HSN कोड से क्लियर होता होगा। ये कैसे डैशबोर्ड काम करता है? सर उनके पास में तो रेड ग्रीन दिखाने के लायक कुछ रहता नहीं है रजिस्ट्रेशन गुजरात में सर, स्टेट में ही है सर, जो सेंटर में नहीं जो है। फील हम लोग कर रहे हैं हाँ, वो अकॉर्डिंग टू आधार रहता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार में एक स्टेट टैक्स ऑफिसर के पास उसने जो सारा कुछ दिखलाया है, अन्वेश है, सॉरी अनिमेश। सर हेलो। हाँ हाँ बोलिए। यस सर, रंजीत कुमार जब मैं दिखाया ना था वहाँ दिल्ली में गया था ना सर, GST ऑफिस। हाँ हाँ, तो वहाँ पर है ना, वो प्रॉपर है ना डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे ना वो चेक करते हैं। सपोज कि मेरा एक दो पार्टी थी, उनका वो रेंट एग्रीमेंट है ना नोटराइज नहीं था, और प्लस है ना रेंट वो उसके साथ है ना प्रॉपर्टी का प्रूफ, वो दोनों को चेक करके है ना वो कहते थे इसके ऊपर है ना विजिट होनी चाहिए, ये पक्का फेक है। इस तरह से वो करते हैं और इंस्पेक्टर है ना विजिट करता है। नहीं वो मतलब वहाँ पे वो तो ठीक है, मतलब उनको पहले से डैशबोर्ड में नजर आता है, वो कैसे नजर आता है? रंजीत कुमार रजक के सर पाटलिपुत्र में सर्किल में गए थे डिस्ट्रिक्ट केस में, हाँ तो वो दिखा दे, ये हम लोग दिखा रहे थे वो हम लोग। हाँ, सर वो नॉर्मली जो हम कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं ना सर, सर्विस या गुड्स की, तो वो कुछ पैरामीटर बना है, लाइक वो जो मेटल इंडस्ट्री है या वो जो हम सिलेक्ट करते हैं उसके बेस पे वो वहाँ पे फ्लैग आता है सर। ओके। हेलो। हाँ सर, इसमें जो मेरा जहाँ तक नॉलेज है वहाँ इसमें इवेजन प्रॉन कमोडिटीज है ना, उसमें इंटरनल इनका कुछ है, तो उसके हिसाब से दिखता है कि जैसे कि गुटखा हो गया, मेटल्स हो गए, फिर जो हाई रिफंड ले रहे हैं हायर साइड पे, जो इंडस्ट्री हायर साइड पे रिफंड ले रही है। हाँ, तो ये इंटरनल आता है, तो फिर वो हिसाब से शायद ईमेल भेज के करते हैं। डैशबोर्ड में ही आने लगता है। डैशबोर्ड पे तो मेरे ख्याल से अभी नहीं आ रहा है, आप बोल रहे हैं देखा है आप। अच्छा, तो ये इवेजन प्रॉन कमोडिटी के बेस पे ही है। ओके। हाँ, रजिस्ट्रेशन में रिफंड का क्या चक्कर है सर? रजिस्ट्रेशन का रिफंड में ये बोल रहे हैं जो इंडस्ट्री ज्यादा रिफंड लेती है उनकी, एनी अदर। सर एक इसमें आता है लैंगिट्यूड और लेटिट्यूड, तो इसके आधार पर जो है ना वो एड्रेस वेरीफाई कर सकते हैं, तो एक इनका जो है ऑटो मतलब रेड फ्लैग दिखा सकता है, एक यही जगह है। और ऑटो रिफ्लेक्ट दिखाने का जगह नहीं हो सकता है। हाँ सर, इसमें ऐसा हो सकता है कि जो एड्रेस दिया है उससे जीपीएस से ये लोग लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड पता करें, अगर वो टैली नहीं हो रहा है तो फिर वो भी रेड फ्लैग में जाता होगा। ओके, वो पॉसिबिलिटी है। चलिए डिस्कस करते हैं स्पेशल पर्पस। एनी आइडिया व्हाट इज स्पेशल पर्पस व्हीकल? कैन वी से दैट दिस इज अ जॉइंट वेंचर, और ये किसी खास पर्पस के लिए दिस एंटिटी हैज बीन क्रिएटेड? अभी मैं एक जजमेंट पढ़ रहा था, ये जो मुंबई हार्बर लिंक है, इसको मान लीजिए 5 साल के अंदर कंप्लीट होना है, और ये 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो इसमें एल&टी और एक कंपनी ने एक जॉइंट वेंचर किया, दे क्रिएटेड ए न्यू एंटिटी जस्ट टू कंप्लीट दिस।
और उस जजमेंट में ये कहा गया था कि अगर आपको एडवांस के बेसिस पे, रिसीट वाउचर के बेसिस पे भी यू कैन क्लेम द क्रेडिट, लेकिन ये जजमेंट ओनली फॉर दिस कंपनी था, ये इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू एवरीवन कि रिसीट वाउचर पे आप क्रेडिट क्लेम करने लगे। तो एक स्पेशल केस था, उसके लिए था मुंबई बॉम्बे हाई कोर्ट। तो एसपीवी इज ए जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर मीन्स इट इज ए क्रिएटेड फॉर सम स्पेशल पर्पस, हो सकता है परमानेंट पर्पस के लिए क्रिएट हो जाए, जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ रेलवेज, तो वैसे भी हो सकता। तो मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, पूरा कमर्शियल है, लेकिन जितना मुझे थोड़ा बहुत पता था वो द सेक्रेटरी क्लेरिफाइड दैट एसपीवी अंडर कंसिडरेशन इन द प्रेजेंट एजेंडा इज बेसिकली ए जॉइंट वेंचर ऑफ रेलवेज primarily with state governments and some other authorities. The SPV is tasked with building, construction and owning the railway line and the ancillary infrastructure, and then the infrastructure is made available to the railways to run the trains. अब इसमें जीएसटी कैसे इन्वॉल्व हो रहा है? मान लीजिए रेलवे और एक एसपीवी, एसपीवी क्या है? रेलवे और स्टेट गवर्नमेंट का कोई जॉइंट वेंचर है, ये इसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ये इसको कंसिडरेशन दे रहा है, क्या ये इसका आईटीसी क्लेम कर पाएगा? यस और नो? यस यस, आईटीसी क्लेम कर रहेगा, अपना आउटपुट टैक्स के साथ एडजस्ट कर लेगा। अब रेलवे ये कह रहा है कि भैया आईटीसी तो मुझे मिल जाएगा, मैं एडजस्ट भी कर लूंगा, लेकिन मेरे पास एक्यूमुलेटेड आईटीसी बहुत है बिकॉज ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर वी डू। आप ऐसा कीजिए कि ये वाला जो ट्रांजेक्शन है इसको एग्जाम कर दीजिए, यू एग्जाम दिस ट्रांजेक्शन। तो अब ये जो डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर इस 5.38 में, it is for exemption of this term. He clarified that this service of use of the railway line and other ancillary infrastructure is one service that is currently being considered for exemption. He further stated that the other service that is being considered for exemption is the maintenance of railway lines which is being done by the railways for the SPVs. Therefore, he clarified that there is a flow of services in both the direction. रेलवे भी एसपीवी को भी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। He stated that railway uses the infrastructure to further provide services to its customers, both the passenger and freight. अब ये जो पैसेंजर की सर्विसेज है, जो नॉन एसी है, वो तो एग्जेम्प्ट है, एसी टैक्सेबल है, फ्रेट टैक्सेबल है। He stated that other than the Department of Post, Railway is the only organization in the Government of India that is providing commercial services to its citizens. If similar organization exists in states, they can be considered. फिर से पढ़ रहा हूँ. He stated that other than Department of Post, Railways is the only organization in the Government of India that is providing commercial services to the citizens. If similar organization exists in states, they can be considered. He further clarified that 7 of these SPVs pertain to the period prior to the implementation of GST, and they have already paid the taxes, whether it was excise duty or VAT. Now, they are not able to take any ITC for those, whereas the whole value of services that they are providing at present gets taxed. In effect, it becomes a case of double taxation. क्या कहना चाह रहे हैं? ये पहले से टैक्स दे चुके हैं. Now they are not able to take any ITC for those where the, ये क्या कहना चाह रहा है? किसी को कोई आइडिया? मैं बोल्ड कर देता हूँ. He further clarified that 7 of these SPVs pertain to the period prior to implementation of GST, and they have already paid the taxes, whether it was excise duty or VAT, etc. Now they are not able to take any ITC for those. ये excise duty और VAT का क्रेडिट ट्रांजिशन नहीं हुआ था क्या? ट्रांजिशन हो गया तो डबल टैक्सेशन नहीं होगा, ट्रांजिशन नहीं हुआ तब डबल टैक्सेशन हुआ. क्या कहते हैं आप लोग? ये क्या कहना चाह रहा है? किसी को कोई आइडिया? चलिए. He further stated that the services provided by railways are either exempt, such as non-AC passenger services, transport of agricultural produce, or they are chargeable at 5%. They are chargeable at 5%, such as freight services. Therefore, if these exemptions are not provided, then these SPVs might not come up in future. Many of these SPV are in joint venture with state governments. He elaborated that this is the reason that Fitment Committee has recommended that these services be exempted from the payment of GST. He further states that it is only a B2B service. He also clarified that if there are any such entities, they should be considered for same exemption on the same principle. तो सिर्फ रेलवे के साथ नहीं और भी कुछ है तो उसका भी exemption. Additional Secretary further elaborated on the incidence of tax in case of SPV. He stated that in case of an SPV that is asked to build a railway line, that is for the last mile connectivity to a port, etc.,
then the GST paid by that SPV is only 18%. SPV is paying the 18% GST on construction that is being undertaken by them, and center and states are getting their tax share. Similarly, if railways is plying a carriage train or a passenger train on that railway line, then the railway is levying the applicable GST on the passenger ticket or the freight charges, and the same is paid by the railways. He further elaborated that there is an agreement between the railways and the SPVs for using that railway line and maintenance of same. The complexity in the transaction is that the tax has already been paid. He stated that in this case, railway is Government of India and SPV is functioning with the Government of India, and the tax payable on the construction cost has been paid by the SPV. Therefore, he stated that this transaction that we are trying to tax as a service may not be adding to revenue, but only making the business of railways cumbersome. That is the reason why railways are seeking this exemption. He further stated that this is not similar to example raised by Telangana. If a school is being built, GST is applicable on the cost of construction by whoever builds it. It may be the PWD or any agency, just as in case of projects done by SPV created by railways. He further stated that as the secretary had explained, it is basically a transaction between railways and SPV, which in any case, if GST were to be imposed, it should be available as a tax credit which could be adjusted against tax to be paid by the SPV or by railways. He stated that if this exemption is provided, then it makes it easier for the railways to run such SPVs. He stated that such transactions are not being taxed at state level, such as MOU was signed by state government and a corporation created to do public good functions for the government. The transactions are not being taxed. ये GST और कॉम्प्लेक्स ये हमने डिस्कस किया. रेरा इज ए गवर्नमेंट. रेरा इज नॉट ए लोकल अथॉरिटी. रेरा इज ए गवर्नमेंटल अथॉरिटी. DDA रेगुलेटरी है ना, वो तो रेगुलेटरी है. हाँ जी, रेगुलेटर रियल एस्टेट में. हाँ, रेगुलेटरी है एंड इट इज फाइनेंस. बैंक में RBI है, स्टॉक मार्केट में सेबी है, हाँ, रियल एस्टेट में ये है, IRDA, इंश्योरेंस में IRDA है. इसको बोलते ही रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. DDA क्या है? डी डेवलपमेंट अथॉरिटी. वो लोकल लेवल पे आता है सर. तो हमने 52nd GST काउंसिल में पढ़ा था ना, जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो लोकल अथॉरिटी है या गवर्नमेंटल अथॉरिटी है, ये आप GST काउंसिल के मीटिंग में डिसाइड होगा. याद है ना आप लोग को? हाँ 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 हाँ. इसीलिए अरविंद जी का केस आया था उसमें, वो बेंगलोर सिटी वाला. बेंगलोर सिटी जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, तो RCM पे टैक्स मांग रहे बिकॉज दे आर सेइंग इट इज ए लोकल अथॉरिटी. GST काउंसिल कह रहा है कि हम लोग डिसाइड करेंगे कि जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है लोकल अथॉरिटी है या गवर्नमेंटल अथॉरिटी है. समझ रहे हैं? तो इट इज ए लोकल अथॉरिटी. अच्छा, लोकल अथॉरिटी. अच्छा, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 किसको किसको एप्लीकेबल है? ये वाला, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब एंड मोटरसाइकिल और एनी अदर मोटर व्हीकल एक्सेप्ट ओमनी बस. ओमनी बस क्या होता है? मैक्सी कैब भी क्या होता है? हाँ, मैक्सी कैब भी क्या होता है? तो मैक्सिमम साइज वाला कैब क्या? लार्ज बुक. बस ही हो गया सर. बस ही हो गया है ना. तो ओमनी क्यों कह रहे हैं? ओमनी का स्पेलिंग, ओमनी का मतलब ढूंढेंगे फिर बाद में बस लगाएंगे तो पता चलेगा. ये यूजुअली ऑटोमोटिव पब्लिक व्हीकल डिजाइन टू कैरी ए लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स. बस ही हो गया हम लोग ओमनी. और मैक्सी कैब, अच्छा 6 से 12 के बीच वाला. 6 से 12 के बीच. हम लोग वापस आते हैं. तो ये बस एग्रीगेटर भी आ गए क्या? कौन चला रहा है बस एग्रीगेटर? उबर ने लॉन्च कर दिया शिकारा. आप उबर के थ्रू कश्मीर का शिकारा बुक कर सकते हैं. वो किस प्रकार की हो? हाँ जी, अच्छा ये रहा रेड बस. ओके ओके. इनको रखा जो नाजे बच्चे म्यूट कर लीजिए प्लीज, बैकग्राउंड में आवाज आ रही. सर रजिस्ट्रेशन के लिए ना तो एक इंस्ट्रक्शन आया था, वो मेल किया मैंने. ठीक है. वो DGRM का रिपोर्ट भी मंगाते हैं. अच्छा अभी देखते हैं, एक मिनट. चलिए, अच्छा 9593 से कैसे डिफरेंट है? 9593 से कैसे डिफरेंट? देखिए 93 में क्या होता है, जो रिवर्स चार्ज वाला सप्लायर है और ये रिसिपिएंट है और रिसिपिएंट इस पे GST. 95 क्या कहता है कि सप्लायर ये, रिसिपिएंट ये और ये बन गया एग्रीगेटर. जैसे उबर है, जो टैक्सी ड्राइवर है दैट इज द सप्लायर, रिसिपिएंट इज सपोज यू. तो ये इसने इसको सप्लाई किया, व्हाई वी शुड पे द टैक्स. देयरफॉर दे केम आउट विथ वन कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेटर कि सप्लायर और रिसिपिएंट को हम लोग मिलाते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेटर.
Now they are saying कि aggregator will pay the tax in case of services by way of transportation of passengers by radio taxi, motor cab, maxi cab and motorcycle or any other. मोटरसाइकिल के लिए क्या आ गया आजकल? मोटरसाइकिल का ऐप का नाम क्या है? रेड बस। नहीं, मोटरसाइकिल का रेपिडो सर, रेपिडो। रेपिडो। तो और एनी अदर मोटर व्हीकल एक्सेप्ट ओमनी बस। ये जो एक्सेप्ट ओमनी बस है, ये तीसरा है, ये कहां गया? ओमिटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम दिस, बहुत पहले ही। अच्छा, ये इंसर्ट हुआ है। ओमनी बस यहां से हटा के यहां ले गया। तो इसमें क्या होता है कि सर्विस प्रोवाइडर कौन है? टैक्सी ड्राइवर। और रिसिपिएंट कौन है? एनी पर्सन। ये आईटीसी ले नहीं सकता, ब्लॉक्ड है। जीएसटी कौन पे करेगा? 100% बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, यानी कि ओला, उबर, रेडबस, रेपिडो, इनसे टैक्स नहीं। अब ये चौथा क्या आया है कि सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय एन ओमनी बस एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज ए कंपनी। अगर कंपनी है तब तो बस वाला ही जीएसटी देगा, लेकिन कंपनी नहीं है तो फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर देगा। बस ड्राइवर, ओनर, एनी पर्सन। ई कॉमर्स इज ए कंपनी 100% बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। उल्टा लिख दिया क्या? इधर पीछे पढ़िए, वो आप कुछ गलत बोल रहे हैं। हाँ, एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ये हमने उल्टा। ई कॉमर्स इज नॉट ए कंपनी। नहीं, बस ओनर इज ए कंपनी, ऐसा लिखिए ना सर। हाँ जी, बस ओनर इज ए कंपनी। बस ओनर, सॉरी, बस ओनर इज ए कंपनी, इज नॉट ए कंपनी। नीचे लिख देता हूँ, बस ओनर इज ए कंपनी, है ना? हाँ ठीक है। तो बस ओनर इज नॉट ए कंपनी 100% बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, यानी कि रेड बस। बस ओनर इज ए कंपनी, तो बस ड्राइवर या ओनर देगा। करेक्ट है ना? लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आई, 19 अक्टूबर 2023 में ये अमेंडमेंट आ गया था, डिस्कशन अभी हो रहा है। ये वाला नोटिफिकेशन निकाल लेता है 16/2023। गड़बड़ तो है, सेंट्रल टैक्स है ना, 20 अक्टूबर 2023 मीटिंग पढ़ते हैं। द जीएसटी काउंसिल इन इट्स 52nd मीटिंग रिकमेंडेड दैट बस ऑपरेटर्स ऑर्गेनाइज्ड एज ए companies may be excluded from the purview of this, as this would enable them to pay GST on their supplies using their ITC. She stated that the issue is arising out of interim order dated this of the Honorable Delhi High Court, wherein they have directed to dispose of the request of the petition to give retrospective effect to the amendment carried out notification this, as recommended by GST Council in its 52nd meeting, and also to suitably amend the GST portal so that ITC accumulated during the period be transferred to the e-commerce or refund of the ITC accumulated during the period be given to the applicant of petition. The issue was examined by the fitment committee and it was recommended that the request of the petitioner may not be retrospective. GST Appellate Tribunal. He further stated that the process of appointment of judicial members, technical members and technical member state to be done by the center is also in progress and expected to be completed by July-August. वो तो चला गया. He stated that the process of setting up of physical and digital infrastructure for the state benches in the different states is ongoing and requested the states to expedite the process. He further requested the states to prioritize the process of appointment of technical member state in the state benches so as to enable DOR to make the GST 80 functional at the earliest and to ensure that the first hearing of the tribunal happens in the present year itself and does not get delayed further. तो ये तो हो नहीं रहा है. The first is that Puducherry and Panji, which were earlier notified as full sitting of a bench, but considering that they have less than 50,000 residents, it is now proposed to treat them as circuit benches and the notification has been accordingly. So we completed it. 53rd, 54th आएगा तब भी. वो होने वाले ना जयपुर में क्या जैसलमेर में होने वाली थी, हो गई क्या? जयपुर या जैसलमेर में, हाँ. तो जब वो मीटिंग हो जाएगी उसके बाद वो 54th मिनट्स अप्रूव हो जाएंगे तब आएगा. अच्छा, कल मैं ऑफ ले रहा हूँ. आई विल बी ट्रैवलिंग. सर कल हमने जीएसटीआर 8 देखा था ना, एग्रीगेटर वाला. हाँ हाँ. तो सर एक बार थोड़ा उसका फिर से आप समझा सकेंगे उसमें? नहीं, जीएसटीआर 8 जो देखा था वो तो शायद टीसीएस का था, वो समझने का था खाली कैसा मतलब कैलकुलेट होता है, कौन कैसा टीसीएस लेता है. कॉमर्स ऑपरेटर का था ना. हाँ, वो कैसे लेता है टीसीएस, मतलब कौन, जैसे आपने अच्छा समझाया यहाँ पे एग्रीगेटर का सप्लाई रिसिपिएंट को इकट्ठा करता है फिर. हाँ. तो टीसीएस मतलब कब आता है उसको कलेक्ट? डिटेल्स ऑफ सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर. ये कौन भरेगा? ये ई कॉमर्स ऑपरेटर भरेगा. ठीक है. तो जीएसटी ऑफ द सप्लायर. ठीक है. यानी कि जो एक्चुअल सप्लायर है, बस ऑपरेटर, बस ओनर कुछ था. ठीक है. फिर और उसने जो सप्लाई दिया वो किसको दिया? जब आप उबर बुक करते हैं तो वो कहते हैं कि आप बताइए कि आपके पास जीएसटी नंबर है या नहीं. हाँ.
ठीक है, तो उससे पता लगेगा रजिस्टर्ड पर्सन है या अनरजिस्टर्ड पर्सन ई कॉमर्स ऑपरेटर को। ठीक सर। तो डिटेल्स ऑफ सप्लाईज मेड विच अट्रैक्ट टीसीएस, तो हर एक ट्रांजेक्शन में टीसीएस लगेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर है ना, ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये वो नहीं है, उबर थोड़ी भरेगा इसको, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर थोड़ी है। हाँ। नहीं, उनके लिए नहीं है वो। ई कॉमर्स ऑपरेटर तो अपना 1 3B जैसा जैसा भरते हैं वैसे ही भरेंगे, दे आर नॉट ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये तो अपना, अब ये जो एग्रीगेटर है वो अपना 1 और 3B भरेगा। अगर वो जैसे 100% इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज लाइबल टू पे टैक्स, देन दे विल पे टैक्स ओला, उबर, रेड बस, रेपिडो बाय फाइलिंग 1 and 3B। अब इस केस में जो इसकी लाइबिलिटी बनती है 1 3B में भरेगा, जो इसकी लाइबिलिटी बनती है ये भी 1 3B में भरेगा, इसके लिए कुछ नहीं। ठीक है ना, तो कंक्लूड करें, लेकिन कंक्लूड करने से पहले मैं ना कुछ जानना है। देखिए, कुछ लोगों का तो मुझे पता है कि दे आर वॉचिंग दैट यूट्यूब में ज्वाइन किया हुआ है, जैसे शिवेश झा है, महेश जी। शिवेश आप हैं जी सर? शिवेश, वो जीएसटी हैंडलिंग जीएसटी नोटिसेस के कितने वीडियोस देखे आपने? मैंने बस एक ही देखा हूँ। कितना? एक देखा हूँ सर, उसमें मुझे कुछ क्वेरी करता है। मैं एक्चुअली आपका ऑफिस से भी कॉन्टेक्ट किया था, लेकिन फ्री आवर में बात नहीं हो पाया था। मेरे लिए आपका स्ट्रक्चर थोड़ा समझने में ना, और वो गाइडेंस भी चाहिए कि मैं कैसे स्टडी करूँ। आपको किताब खरीदनी पड़ेगी उसके लिए, हैंडलिंग जीएसटी। किताब ऑलरेडी खरीद चुका हूँ सर मैं। फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है? किताब में वीडियो का सीक्वेंस कि मैं पहले कौन सा वीडियो से स्टार्ट प्लेलिस्ट में वो तो लिखा हुआ ना, 1 2 3 4 तो लिखा ही हुआ है उसमें। 1 2 3 4 कहाँ देख सकते? थंबनेल में डायरेक्ट हमको 54 54 ऐसे स्टार्टिंग दिखता है। रुक जाइए एक मिनट, नहीं आप प्लेलिस्ट में जा रहा है आपको, ये हैंडलिंग जीएसटी और आप देखिए इसमें 1 2 3 ये सब लिखा हुआ है। ये देखिए 1 3 है ना थंबनेल पे। 5 बैग चाहिए, आवाज ठीक है। एक और कैंडी बैग चाहिए। क्या चीज? एक और कैंडी बैग चाहिए ना, आप जैसे एंटर किए मैं जो करता हूँ। चलिए वहाँ मतलब जैसे आपका इलेक्ट्रीफाइंग वाला है, हैंडलिंग नोटिस वाला है, उसका अलग अलग वीडियो क्या मुझे एक्चुअली मिक्सअप दिखता है जब मैं बोलता हूँ ना। इलेक्ट्रीफाइंग है वो भी तो वैसे ही है, इलेक्ट्रीफाइंग जीएसटी में 56 57 75 लिखा हुआ तो है, सारा तो है, तो अरेंज सारा। चलिए ऑफिस में पूछ लीजिए और कोई प्रॉब्लम। हाँ ऑफिस में मैं एक बार मेरी कर दूंगा। ठीक है सर। और महेश जी ने ज्वाइन किया हुआ, महेश जी, महेश कुमार जी, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, हाँ जी। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत अच्छा सर, ऑलवेज लर्निंग। ओके, आपकी प्लेलिस्ट में आ जाता है सब सीरियल वाइज। प्लेलिस्ट जब आते हैं तो वो खाली ओपन करने का तरीका शायद उनको नहीं समझ आ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्लेलिस्ट जाके नीचे जब उसके जो आपके जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सीरियल वाइज आ जाता है। इसमें से बहुत लोगों ने ये जो व्यूज है वो सब लाइव सेशन किया हुआ है, फिर जाके यूट्यूब में आया है। लाइव में ज्यादा लाइव कोर्सेज भी अवेलेबल है क्या आपके लिए? नहीं अब अवेलेबल नहीं, पहले थे। लाइव का तो खैर ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है उसमें, ज्यादा अच्छी। लाइव हमने किया, आप सोच के देखिए, वॉल्यूम 1 जब हमने शुरू किया तो हमने सोचा था 60 डेज में डेली सेशन लेते थे, 60 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। हुआ कितने दिन में? 1 साल, 365 डेज, सैटरडे संडे हटा दीजिए, हम लोग पूरा लिया है। और इतना ठंड में, गर्मी, और सुबह 6:30 बजे सेशन होता था, 6:30 को मिलते थे। हाँ, तो उस वक्त पता नहीं कौन सा जोश था कि करना है हो। और सर एक चीज और बताइए ना, मतलब वो जो पुराने वीडियोज वगैरह हैं स्टार्टिंग के सेक्शन 1 से लेके 15-20 सेक्शन, उस समय मतलब अपडेट करते हैं और पुराने वीडियो वैसे ही है? वो जानना चाहिए। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? अभी जो लाइव सेशन ले रहे हैं सेशन का ही तो है। अच्छा, ये सपोर्टिंग। और दूसरा, आप टैक्स बाय केके के वेबसाइट में जाएंगे, उसमें गए आप, ये जीएसटी लेटेस्ट में गए, डेट वाइज में स्क्रीन शेयर नहीं है। ओह सॉरी, मैं फिर से ये taxbyKK.com जीएसटी रिसोर्सेस, उसके बाद जीएसटी लेटेस्ट और इसमें डेट वाइज। अब डेट वाइज में ये जितने भी सर्कुलर्स या कुछ भी आया, जैसे 22-23 का 47th आया, ये सब आया। मान लीजिए मैं इस सर्कुलर में आता हूँ 8 नंबर पे 27 दिसंबर, तो मोस्ट प्रोबेबली इसके साथ वीडियो भी अटैच होगा। ये सारा इसमें है नहीं, साथ वीडियो भी अटैच होगा। लेटेस्ट का बताता हूँ, ये सर्कुलर जो आया है, ये देखिए, ये सर्कुलर आया, ये सारे वीडियोस हमने यहाँ पर है और ये वीडियो अटैच मिल जाएगा। 2016 में फर्स्ट में हमने क्लिक, तो ये फर्स्ट का, ये देखिए, ये वीडियो भी अटैच। कोशिश यही कर रहे हैं। अब जैसे फाइनेंस एक्ट आया 2024, ये डाउनलोड और ये
वीडियोस अटैच, फिर एनुअल रिटर्न ऑन बिफोर 22 डॉक्यूमेंट्स और वीडियोस वो सारे अटैच्ड है। 23-24, अब 23-24 का तो हमें फिर चलिए कल ऑफ है 11 तारीख और 12 तारीख मैं पूछ लूंगा अन्वेष अगर सेशन लेगा 12 तारीख को। उसने कहा मैं छुट्टी पे हूँ एक सप्ताह के लिए, तो देखते हैं, नहीं तो फिर 12 तारीख को भी ऑफ हो। ठीक है फिर तेरा, चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। ठीक है सर, नमस्ते।